अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यू है। आज हमने ये देखना है कि जब किसी कैपेसिटर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर। सबसे पहले हमने हेडिंग बनानी है केस स्टडी की और साथ ड्रॉ करेंगे हम रिलेटेड डायग्राम। केस स्टडी में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स। इस ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स के अप्लाइड वोल्टेजेस कितने हैं, वो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लेवल VRMS, और जो करंट ये सप्लाई कर रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं IRMS से। इसके अलावा ये जो पावर सप्लाई है ये कनेक्टेड है अ कैपेसिटर। किसके साथ कनेक्टेड है? कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? कैपेसिटेंस की वैल्यू C के साथ डिनोटेड है। कनेक्शन के बाद कैपेसिटर से जो ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है उसे हम IC का नाम देते हैं। ये भी रूट मीन स्क्वायर करंट ही है जो पावर सप्लाई ने सप्लाई किया है। और इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस अपेयर होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव टर्म है VC, जो कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, और ये वही है जो कि पावर सोर्स ने अप्लाई किया है। इस बात को हम डायग्राम के सूरत में एक्सप्रेस कर लेते हैं कि लेट से ये सर्कल के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स को, और साइन वेव ये बता रही है कि ये कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। इसके अलावा हमने इसको कनेक्ट किया है किसके साथ? एक कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? C है। और सर्किट के अंदर यहाँ पे हम कनेक्टिंग वायर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। अब अगर हम एक AC वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें पावर सप्लाई के साथ तो वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस VRMS मेजर करके देगा, जो कि पावर सप्लाई ने अप्लाई किया है कैपेसिटर के क्रॉस। और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होता चला जाएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू VRMS के इक्वल ही होगी। तो अगेन यहाँ पे ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की बात हो रही है। और सर्किट करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक AC एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें क्या वैल्यू मेजर करके देगा? IRMS की वैल्यू मेजर करके देगा। इसके अलावा सर्किट करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कोई बल्ब कनेक्टेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम बल्ब के बिहेवियर को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है किसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ तो वो किस तरह से बिहेव करता है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है वो है DC कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर आफ्टर द कैपेसिटर इज चार्ज्ड। ये बात डिस्क्राइब करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरीके से एक DC पावर सप्लाई हो और वो कनेक्टेड हो किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, तो जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है। चार्जेस इनर सर्फेसिस ऑफ प्लेट्स के ऊपर लाई करते हैं, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इस सर्किट में फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इस वक्त बैटरी के अप्लाइड वोल्टेज अगर 12 वोल्ट्स हैं तो कैपेसिटर के इक्विलिब्रियम वोल्टेजेस भी 12 वोल्ट हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कैपेसिटर की प्लेट में क्योंकि रास्ता नहीं है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर हैं ये कैपेसिटर की प्लेट्स एक दूसरे के साथ, सो इस वजह से कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो उसके अक्रॉस मजीद DC फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट हेडिंग ये बनेगी ऑल्टरनेटिंग करंट या AC कैन फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। इस बात को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि ये कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और ये अप्लाइड साइन वेव है और ये कैपेसिटर की प्लेट है इस तरह से, और इस सर्किट के कनेक्शन के लिए ये ब्लैक कलर से हमने वायर्स रिप्रेजेंट की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है तो उसमें एक टर्मिनल कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव बन रहा होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये अप्लाइड वोल्टेज है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये इस तरीके से ये वेव है, यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है, यहाँ तक T/2 है, तो जब हम देखते हैं
0 से लेके t/2 तक के इंटरवल को, तो एक एंड पॉजिटिव बनता है और दूसरा एंड नेगेटिव बनता है। इस सूरत में क्या होता है कि सर्किट इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसमें कोई बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव ही है। सो इस सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है, और इस दौरान जो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन है इस सर्किट में वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉकवाइज होती है। अब कैपेसिटर की ये प्लेट्स अभी तक फुल चार्ज हुई नहीं होती कि नेक्स्ट इंटरवल आ जाता है इस वेव का, t/2 से लेके t तक का। इसमें जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है, और जो टर्मिनल पहले नेगेटिव पोटेंशियल पे था अब वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। नतीजा क्या होता है कि ये सर्किट इस तरह से बिहेव करता है जैसे कोई बैटरी कनेक्टेड है जिसका नेगेटिव टर्मिनल अप साइड पे और पॉजिटिव टर्मिनल डाउन साइड पे है, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, किसी कैपेसिटर के साथ, इस तरह से। तो इस सूरत में अब ये प्लेट नेगेटिव चार्ज लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करना स्टार्ट कर देती है, और ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज लूज करके नेगेटिव चार्ज गेन करना स्टार्ट कर देती है, और जो कन्वेंशनल करंट है इस सर्किट में वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि चाहे कैपेसिटर की प्लेट में जो है वो सेपरेशन है, कैपेसिटर की प्लेट्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स हैं, लेकिन अगर हम इस सर्किट में यहाँ पे कोई बल्ब अटैच कर देंगे तो चूंकि बल्ब के अक्रॉस चार्जेस तो ऑसिलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो इस तरफ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर इस तरफ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, चाहे कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं कर रहा लेकिन सर्किट से तो फ्लो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करेंगे वो होगी फॉर अ कैपेसिटर कैपेसिटिव करंट, और अगेन यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर करंट की बात हो रही है। IC लीड्स कैपेसिटिव वोल्टेज BC। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट की है, तो पावर सप्लाई जब भी कनेक्ट की जाती है तो पावर सप्लाई के अंदर अप्लाइड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और फ्लोइंग या प्रोवाइडेड रूट मीन स्क्वायर करंट इन फेज होता है, लेकिन जरूरी नहीं जो कंपोनेंट आगे कनेक्ट किया है उसमें भी ऐसा ही हो। तो अब हम यहाँ पे ये बात डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो लैग कर रहा होता है और कैपेसिटिव करंट उसको लीड कर रहा होता है 90 डिग्री से। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम 3 तरह की एक्सप्लेनेशंस देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सप्लेनेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 12 में किसी कैपेसिटर के चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए Q वर्सेस T ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे टाइम एक्सिस और यहाँ पे चार्ज एक्सिस प्लॉट किया था, और चूंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, अगर ये V0 है तो ये Q0 होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग अगर वोल्टेज एक्सिस भी ड्रॉ कर लें तो एक ही बात है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी RC कॉम्बिनेशन के क्रॉस जिसमें ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर मौजूद है, तो जैसे ही कनेक्शन को ऑन किया जाता है तो चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस। लेट्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और कैपेसिटिव और जो पावर सप्लाई है DC वो 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, और जब ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्ट हुआ है रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में, इस वक्त इसकी प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0 है। अब चार्जेस यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आता है। वोल्टेज बढ़ के लेट्स से मैं कहता हूँ कि 3 वोल्ट हो गया है, जब यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में चार्जेस जमा हो गए हैं। अब नेक्स्ट जब पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे या नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आना चाहता है तो पहले से मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसको रिपेल करते हैं, लेकिन बैटरी मजीद एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करके इन चार्जेस को भी डिपॉजिट कर देती है और वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट पर बढ़ के 6 वोल्ट हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट था, तो चूंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पहले चार्ज को प्लेस करने के लिए बैटरी ने 0 जूल पर कूलम एनर्जी प्रोवाइड की थी, लेकिन जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट था तो अगला चार्ज प्लेस होने के लिए 3 जूल पर कूलम एनर्जी वेस्ट हुई है। अब 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगला चार्ज डिपॉजिट करने के लिए बैटरी अब 6 जूल पर कूलम एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के 9 वोल्ट हो जाएगा, और अब बैटरी को नेक्स्ट चार्ज डिपॉजिट करने के लिए 9 जूल पर कूलम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब ये वैल्यू बढ़ के 12 वोल्ट हो जाएगी तो आखिरी चार्ज प्लेस करने के लिए बैटरी को 12 जूल पर कूलम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जाहिर बात है पहला चार्ज बहुत कम एनर्जी पर यूनिट चार्ज
बैटरी से एक्सट्रैक्ट करके डिपॉजिट हो गया, लेकिन जैसे जैसे अगले चार्जेस आ रहे हैं उनको पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज चाहिए कैपेसिटर की प्लेट्स पर डिपॉजिट होने के लिए, इसलिए नेक्स्ट चार्ज को डिपॉजिट होने में पहले चार्ज की निस्बत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस तरह से भी दी थी कि लेट से एक वाटर टैंक है जिसमें यहाँ तक वाटर स्टोर्ड है और ये वाटर टैंक एक और स्मॉलर वाटर टैंक के साथ कनेक्टेड है जो इनिशियली एम्प्टी है। तो जैसे ही हम पाइप कनेक्ट करते हैं तो इस पाइप के अंदर से पानी फ्लो करके स्मॉलर टैंक को फिल करना स्टार्ट कर देता है और पानी का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है जब ये टैंक खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे ये टैंक भर के इस इनिशियल वाटर टैंक के लेवल के बराबर आना स्टार्ट होता है तो उस वक्त फ्लो रेट जो इस पाइप से है पानी का वो कम होते होते जब लेवल्स बराबर होते हैं तो फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। यही काम इस केस में भी होता है कि जब कैपेसिटर की प्लेट पे 0 वोल्ट है तो बहुत रैपिडली चार्ज सप्लाई होता है और जब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट पे आने वाला बढ़ता चला जाता है तो उस वक्त जो चार्ज फ्लो रेट है वो कम से कम होता चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं Q वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ किस तरह का आता है? ये ग्राफ कुछ इस किस्म का आता है जिसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ये इक्विलिब्रियम चार्ज है Q0 और इस Q0 के ऊपर जो V0 की वैल्यू है वो बैटरी वोल्टेज के बराबर आ चुकी होती है 12 वोल्ट। और हम ये बात जानते हैं कि अगर ये फुल चार्ज होने का टाइम है तो ये टाइम कितना होता है? ये 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट या 5 RC के बराबर होता है। और अगर हम 1T लिखें दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो RC के इक्वल होती है वो यहाँ पे ड्रॉ करें तो उस सूरत में जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है और अगर हम यहाँ पे 1T का पॉइंट ड्रॉ करें दैट मीन 1 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू या 1 RC की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे चार्ज एक्सिस को मीट करती है कितने चार्ज के ऊपर? 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज के लेवल के ऊपर मीट करती है और इस वक्त जो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो भी 0.63 टाइम्स 12 वोल्ट होती है। अब अगर हम इस Q वर्सेस T ग्राफ में स्लोप ड्रॉ कर लें, लेट्स से मैं कहता हूं कि इस पॉइंट की स्लोप की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व्ड पाथ को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरने वाली लाइन उस सर्कल का या उस कर्व्ड पाथ का टेंजेंट कहलाती है। इस टेंजेंट के ऊपर हम 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर और ये जो बेस की रेशो है ये किसके इक्वल होती है? ये मैथमेटिकली टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है और हम इसे स्लोप ऑफ ग्राफ का नाम भी देते हैं। और इस केस में जो स्लोप ऑफ ग्राफ है उसमें परपेंडिकुलर के ऊपर चार्ज चेंज है और बेस के ऊपर टाइम चेंज है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर चार्ज एक्सिस के ऊपर और जो बेस है वो टाइम एक्सिस के ऊपर डिफरेंस प्लॉट कर रही है। सो परपेंडिकुलर के ऊपर डेल्टा Q है और बेस के ऊपर डेल्टा T है और इस वजह से यहाँ पे जो करंट I है वो इस स्लोप के जरिए से रिप्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है और यहाँ पे स्लोप कम होती होती इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसका मतलब है जब हमने कैपेसिटर प्लेट्स को अभी कनेक्ट किया ही है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस अभी पोटेंशियल जीरो है, मैक्सिमम है, चार्ज फ्लो रेट मैक्सिमम है और जब कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज इक्विलिब्रियम वोल्टेज तक पहुंचता है तो करंट जो है वो जीरो हो चुका होता है। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट को जरा देखें कौन लीड कर रहा है। जब इनिशियली वोल्टेज जीरो है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है और जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया है तो करंट जीरो के ऊपर आ गया। तो किसने लीड किया? करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। तो इसका मतलब है इस डिस्कशन से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैपेसिटिव करंट IC है वो लीड करता है कैपेसिटिव वोल्टेज VC को किस एंगल से? बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियन, या फिर हम लिख सकते हैं कि VC लैग्स बिहाइंड IC बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें अभी ये बात पता नहीं चली कि जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री ही है। फिलहाल हमें सिर्फ यही पता चला है कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। अब हम इस फेज डिफरेंस के लिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसे मैं नाम दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे
जो ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं उसको देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि हमने दो क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ बनाया है, चार्ज और टाइम, और जब उनकी स्लोप आई है आई, तो वो स्लोप आई डेल्टा क्यू को लीड कर रही थी। इसका मतलब है हम यहां लिख सकते हैं व्हेन एवर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन a quantity on y-axis and a quantity on x-axis, then the slope of graph always leads the quantity plotted on y-axis। ये जनरल बात है और मैं ये भी लिख सकता हूं बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्लेनेशन को जहन में रखते हुए जरा अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं। अप्लाइड वोल्टेज की क्या इक्वेशन है? वो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि थीटा प्रीवियस टॉपिक्स की तरह ओमेगा टी 2π/ft या फिर 2π/t इंटू स्मॉल टी के इक्वल है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट कर दूं तो ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा कि अगर यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम एक्सिस मौजूद है, ये है अप्लाइड वोल्टेज V, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है, ये है V0 और ये क्या है? ये है -V0। यहाँ तक टाइम पीरियड कंप्लीटेड है और यहाँ तक क्या है? हाफ टाइम पीरियड है, T/2 है। इस पॉइंट तक क्या है? क्वार्टर टाइम पीरियड T/4 और यहाँ तक 3 क्वार्टर्स पास हो चुके हैं, 3T/4। तो चूंकि साइन वेव है इसलिए जो पॉइंट्स मीट करेंगे वो पॉइंट्स कौन से होंगे? ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। इन पॉइंट्स को मिला के साइन वेव कंप्लीट कर दें। इस तरीके से ये है अप्लाइड साइन वेव कैपेसिटर के अक्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने रेजिस्टर के लिए करंट वर्सेस वोल्टेज का रिलेशन देखा था कि ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V/R या फिर V इज इक्वल टू IR के जरिए से किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होने वाला वोल्टेज और करंट आपस में लिंक्ड हैं, वैसे ही अब हमें कोई ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि किसी कैपेसिटर के लिए करंट और वोल्टेजेस को लिंक कर सके। और डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि कैपेसिटर के लिए रिलेशन क्या है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का। सो फॉर अ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, या हम Q स्मॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें स्मॉल q रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हम इसे Q इज इक्वल टू CV इस तरह लिख लेते हैं कि Q का सिंबल स्मॉल है। अगर ये मैक्सिमम चार्ज है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, लेकिन फिलहाल हम मैक्सिमम की बात नहीं करते। इफ Q एंड V आर चेंजिंग, अगर ये क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं तो फिर क्या होगा? फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। ऑब्वियसली कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज नहीं की जा सकती एक दफा कैपेसिटर बन गया तो। अब हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T। इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू C डेल्टा V बाय डेल्टा T। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
सो ये जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है इसकी जगह पे लिख लेते हैं आई, एंड दिस इज इक्वल टू सी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट सी इज इक्वल टू 1 फैरेड। जाहिर बात है 1 फैरेड बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कशन में आसानी के लिए इसे 1 फैरेड कंसीडर किया है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1 फैरेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यह हम यूं भी लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इन दो चीजों का, ग्राफ होगा v वर्सेस t का, v y एक्सिस पे होगा और जो t है वो क्या होगा, वो x एक्सिस पे होगा। तो जब हम इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करेंगे तो वो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर पे क्या बनेगा, डेल्टा वी, बेस पे क्या बनेगा, डेल्टा टी। और इस क्वांटिटी को अगर हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो करंट आ जाएगा। और हमें ये बात पता है कि जब भी दो क्वांटिटीज का ग्राफ बनता है जिसमें से एक क्वांटिटी y पे और एक x पे होती है, इस क्वांटिटी को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, 1 फैरेड लिया हुआ है, तो इनकी स्लोप जो कि फिलहाल करंट आई है वो हमेशा लीड करती है 90 डिग्री से। तो इस बात को जरा हम ग्राफ में भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करंट है उसको रेड कलर की लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे स्लोप बनाई जाए तो स्लोप मैक्सिमम है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये डेल्टा वी हो और ये डेल्टा टी हो तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब है इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू के बराबर आएगी, क्योंकि हमने सी को 1 फैरेड लिया हुआ है। उसके बाद इस पॉइंट पे देखिए लाइन स्ट्रेट हो गई है, कोई स्लोप या ढलान रही ही नहीं। इसका मतलब है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स डेल्टा वी 0 हो गया। तो करंट कितना हुआ, करंट 0 हुआ। उसके बाद अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे अगेन ट्राइंगल बनाई जा सकती है इस तरीके से कि ये लाइन परपेंडिकुलर हो और ये लाइन बेस हो, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करती है और जो फाइनल वोल्टेज है वो कम और इनिशियल वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए डेल्टा वी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये लाइन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फिर से मैक्सिमम है, लेकिन स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा। सी 1 फैरेड होने की वजह से करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू के बराबर होगी। इसके बाद इस पॉइंट पे स्लोप फिर से 0 है तो करंट फिर से 0 आएगा। इस पॉइंट पे स्लोप फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम है तो करंट भी पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा। इन पॉइंट्स को मिला के अगर हम प्लॉट कर लें करंट को तो हम अब क्लियरली देख सकते हैं कि करंट की वेव वोल्टेज की वेव को लीड कर रही है। फेज डायग्राम्स की हम जो यहां पे ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। इस ग्राफ के ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लेट्स से ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3, ये है पॉइंट 4 और ये है पॉइंट 5। इनके ऊपर हम जरा फेज रिलेशंस बनाते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के। 1, 2, 3, 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 डिग्री के ऊपर मौजूद है। तो ये है कैपेसिटिव वोल्टेज VC, RMS वैल्यू ही है, सिर्फ कैपेसिटर के हिसाब से VC हमने यहाँ पे इसको असाइन किया है सिंबल। और जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो 90 डिग्री के ऊपर मौजूद है। और लेंथ ऑफ स्केल या तो पीक वैल्यू को बता सकती है या फिर RMS वैल्यू को। हम यहाँ पे RMS वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर वोल्टेज 90 पे है। इसका मतलब है कि इस तरीके से जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो 90 डिग्री के ऊपर बनेगा।
और जो कैपेसिटिव करंट है वो 180 डिग्री के ऊपर मौजूद है, तो वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ये है IC। फिलहाल हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड कंसीडर करके दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल किए हुए हैं, RMS वैल्यूज के या फिर पीक वैल्यूज के। अदरवाइज C की वैल्यू अगर 1 फैरेड ना होती तो C V की निस्बत बहुत ही कम आता। पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, वोल्टेज की वैल्यू 180 डिग्री के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है ये होगा VC, और जो IC होगा वो कहां पे मौजूद होगा, वो मौजूद होगा इस जगह के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। वोल्टेज कहां पे है, 270 पे, तो इधर ड्रॉ करते हैं कि ये है VC, और IC कहां पे है, IC है 360 डिग्री के ऊपर, तो ये बना देते हैं कि ये रहा IC। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही दोबारा आ जाएगा कि यहाँ पे 360 डिग्री के ऊपर मौजूद है VC, और IC कहाँ पे मौजूद है, IC मौजूद है 90 डिग्री के ऊपर। तो इस वजह से ये हमने यहाँ पे IC की वैल्यू का एंगल डिस्क्राइब कर दिया है। इन फेज डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि IC लीड्स VC बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियन, या फिर VC lags behind IC by 90 डिग्री और π/2 रेडियन। सो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हेडिंग बनाई जाए फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस थीटा क्या है, वो है 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। देखिए जिस वक्त वोल्टेज 0 डिग्री के ऊपर मौजूद है, जो करंट है वो 90 डिग्री पे मौजूद है। जिस वक्त वोल्टेज 90 डिग्री पे है, करंट 180 डिग्री पे मौजूद है। तो हर केस के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो इस वजह से जो फेज लीड है वो कैपेसिटिव करंट के पास है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी सर्किट में रेजिस्टर अटैच होता है तो रेजिस्टर अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वजह से फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस R में से, ये रेजिस्टेंस R इस करंट को अपोज करती है। किस तरीके से कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाते हैं ये वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेटिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब है वायर का टेम्परेचर बढ़ जाना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने लोअर शेल में गिरते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती हैं, और इस तरह से वायर हीट की सूरत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करती है। सो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कन्वेंशनल चार्जेस कह लीजिए आप, एंड इट इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद वाइब्रेटिंग एटम्स। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ऑपोजिशन है। ये किस तरह की ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन offered by a capacitor to the flow of current through it due to incomplete path for electrical conduction between the plates of a capacitor. It is dependent upon frequency and capacitance. So dear students, ये जो हमने सर्किट यहाँ पे डिस्कस किया है इसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रास्ता नहीं है, इसलिए कैपेसिटर जो ऑपोजिशन
करंट फ्लो को करता है वो इस वजह से करता है कि वो चार्जेस को अपने अंदर से एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाना अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन ऑसिलेशन अलाउ कर सकता है कि चार्ज इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। लेकिन ये ऑसिलेशन डिपेंडेंट है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू और अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे हम रेजिस्टर के केस में लिख सकते हैं कि रेजिस्टर में VRMS ओवर IRMS रेजिस्टेंस का रिलेशन है ओहम्स लॉ के जरिए से, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे RMS पुट कर सकते हैं। वैसे ही जो XC है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है VRMS appearing across capacitor's plate divided by IRMS the root mean square current flowing across capacitor's plate। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन वोल्टेजेस को VC और इस करंट को IC का सिंबल दिया हुआ है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डेरिवेशन के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाता है XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC, या फिर हम इसे लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन 5A है और ये इक्वेशन 5B है। इस फार्मूला की फॉरवर्ड डेरिवेशन याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम रिवर्स डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे रेफरेंस दीजिए कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, और आप कैपेसिटेंस के लिए रेफरेंस दीजिए कि C इज इक्वल टू Q बाय V लिखा जा सकता है। इस वजह से ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 ओवर T और C की जगह पे Q ओवर V। फर्दर ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई Q बाय T इंटू 1 ओवर V। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि Q बाय T का एक्सप्रेशन डायमेंशनली करंट के इक्वल है, और जो फैक्टर डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। इस वजह से एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई I और V ऊपर चला गया यहाँ पे, और ये 2 पाई I के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों फैक्टर्स को तब्दील कर देगा साइक्लिक वैल्यूज में, जो डायमेंशनली VRMS और IRMS के इक्वल आएगी। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो डायमेंशनल डेरिवेशन है ये आप इसको प्रूव करने के लिए याद रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जब किसी कैपेसिटर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है और पावर डिसिपेशन 0 के करीब होती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।